हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे यूपी पीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के प्रीवियस पेपर सोल्यूशन को। लास्ट क्लास में आपको मैंने पार्ट 1 करवा दिया था। आज बात करेंगे पार्ट 2 की। मतलब हमने कंप्यूटर नॉलेज के 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। ये उसी क्लास का पार्ट 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज के क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एग्जाम जो था ये आपका 13 सितंबर 2021 को कंडक्ट करवाया गया था। तो यहाँ पे देखो, हम क्वेश्चन नंबर 1 से 25 तक डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पार्ट में। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो ऊपर गिवन है आई बटन में, वहां से आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए सिलेक्ट करे हैं जो हमें एग्जाम में जाने से पहले करने ही करने हैं। तो वो टॉपिक्स कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे सी प्रोग्रामिंग को। सी प्रोग्रामिंग आप जानते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे बात करें एआरओ की, चाहे बात करें असिस्टेंट अकाउंटेंट की, या फिर कैंप असिस्टेंट, तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है सी प्रोग्रामिंग। इसके साथ साथ इसके बाद करेंगे HTML। HTML से भी काफी क्वेश्चन आ रहे हैं। इसके बाद करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ठीक है, MS ऑफिस भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर MS वर्ड, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मल्टीमीडिया की। मल्टीमीडिया से क्वेश्चन दिखने को मिल रहे हैं। और इसके बाद है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेटवर्किंग। ठीक है, तो ये टॉपिक तो डेफिनेटली करने ही करने हैं। इसके बाद हम बाकी टॉपिक्स को भी करेंगे। ठीक है, तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पार्ट 1 कंप्यूटर नॉलेज पास करवाने में काफी हेल्प करने वाले हैं। अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम पूरा पढ़ लिया है, कंप्यूटर का जो बेसिक होता है वो सब कुछ पढ़ लिया, जिसके अंदर इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी क्या होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, डीवीडी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ये सब। और इसके अलावा हम पढ़ चुके हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, बूटिंग क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। अब हमारा ये सब बचा हुआ है और इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो और इसके अलावा है वो भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। और कल जरूर से आना सी प्रोग्रामिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएल के किसी भी एग्जाम के लिए तो आपको डेफिनेटली वो क्लास लेनी ही पड़ेगी। बिल्कुल फ्री क्लास होगी, आपको सिर्फ आना है, समझना है। कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। Which of the following is used with the IMG मतलब image tag as an attribute to specify an alternate text for an image if the image for some reason cannot be displayed। ठीक है, तो HTML से ही क्वेश्चन है। HTML के अंदर इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते हैं इमेज टैग का, IMG टैग कहते हैं, इसे बोलते हैं इमेज टैग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, इमेज टैग का इस्तेमाल करके हम किसी भी इमेज को डिस्प्ले कर सकते हैं वेब पेज पे। तो इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसका सिंटेक्स होता है IMG, इमेज टैग लिखते हैं, इसके बाद SRC एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर वो सोर्स का लिंक आएगा जहाँ पे आपकी वो इमेज रखी हुई है आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे होता है ऑल्ट। ऑल्ट भी एक एट्रीब्यूट है। इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझ लो। इसका मतलब ये होता है फॉर एनी रीजन अगर आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाई, अगर आपने लिंक गलत डाल दिया या फिर आपके पाथ में कोई एरर आ गई है, ठीक है, तो अगर आपकी इमेज नहीं शो हो पाई, डिस्प्ले नहीं हो पाई वेब पेज पे, तो उस टाइम पर वहां पर इमेज की जगह ऑल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, जिसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेट सपोज आपकी इमेज है फ्लावर्स की, फ्लावर्स का यहाँ पे कोई लिंक है इमेज का, तो आप यहाँ पे फ्लावर्स लिख सकते हैं ताकि यूजर को आइडिया मिले कि यहाँ पे जो इमेज लोड नहीं हुई है वो फ्लावर्स की इमेज थी। ठीक है, तो ऐसे हम ऑल्टरनेट टेक्स्ट डलवा देते हैं जब आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हो पाती है। ठीक है, इसके बाद आप सिंपली ऐसे इमेज टैग को बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, ALT मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए यूज होने वाला एट्रीब्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे एट्रीब्यूट पूछा था इमेज टैग में यूज होने वाला। क्लियर हो गया? नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 की। विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीमीडिया, सैम्पलिंग रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स द एनालॉग साउंड इज टेकन पर डैश। ठीक है, तो यहाँ आपसे बोला है मल्टीमीडिया से, यहाँ पे क्वेश्चन आया, देखो सैम्पलिंग रेट क्या होता है, कितने नंबर ऑफ टाइम एनालॉग साउंड को लिया गया है एज अ इनपुट,
उसे बोलते हैं सैम्पलिंग रेट। लेकिन कितना? पर सेकंड में। आप जानते हैं कि टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड होती है। तो यहाँ पर कितने नंबर ऑफ टाइम पर सेकंड एनालॉग साउंड को लिया गया है, इसे बोलते हैं सैम्पलिंग रेट। तो ये डेफिनेशन है सैम्पलिंग रेट की। आपको डेफिनेशन से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर है द नंबर ऑफ टाइम्स द एनालॉग साउंड इज टेकन पर सेकंड। एक सेकंड में कितनी बार एनालॉग साउंड को लिया गया, उसे बोलते हैं सैम्पलिंग रेट, ठीक है। Next is question number 28. Which of the following symbols is used to enter formula in an MS Excel cell? MS Excel के अंदर, सेल के अंदर आप जानते हो हम डालते हैं डेटा या फिर फॉर्मूलाज। तो फॉर्मूला को स्टार्ट करने के लिए हम किस सिंबल का यूज करते हैं? डॉलर का, प्लस का, हैश या फिर इक्वल टू। तो आई होप सो आप सब लोग जानते हैं कि MS Excel में कोई भी फॉर्मूला अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू सिंबल का। जैसे कि अगर मुझे करना है सम, तो इक्वल टू सम लिखा, उसके बाद ब्रैकेट में मुझे यहाँ पर लेट सपोज मुझे 5 और 7 को ऐड करना है, या फिर मैं यहाँ पे सेल के एड्रेस भी दे सकती हूँ। यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं सेल का एड्रेस भी दे सकती हूँ जहां तक मुझे, उस रेंज तक जहां मुझे सम निकालना है। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम इक्वल टू के साथ ही फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं एमएस एक्सेल में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। Which of the following category of ports is generally used to connect a monitor to a computer's video card? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। देखो, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आपने जरूर से ये वाला पोर्ट देखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर के अंदर जो मॉनिटर स्क्रीन होती है, अगर उसे कनेक्ट करना है वीडियो कार्ड के साथ तो किस पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं? सीरियल पोर्ट का, वीजीए पोर्ट का, पैरेलल पोर्ट या फिर PS/2 पोर्ट का। तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं वीजीए पोर्ट का। तो यहाँ पे हमें वीजीए की फुल फॉर्म भी याद करनी पड़ेगी, बिकॉज वीजीए की फुल फॉर्म डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होगी वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, सभी इंपॉर्टेंट है। वीडियो ग्राफिक्स एरे। आपने देखा होगा ब्लू कलर की केबल होती है एक, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं वीजीए केबल। उसे कनेक्ट करते हैं वीजीए पोर्ट के अंदर, ठीक है। अगर आपको कंप्यूटर वीडियो आउटपुट चाहिए तो उसके लिए हमें वीडियो पोर्ट का इस्तेमाल करना होता है, जैसे हम बोलते हैं वीजीए पोर्ट। क्लियर हो गया? बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 की। When you create the first presentation file in MS PowerPoint, what will be the default file name? बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। देखो क्या है, जब आप पहली बार ओपन करते हो MS पावर पॉइंट को, ठीक है, आपको अगर कोई भी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी है तो आप ओपन करते हो MS पावर पॉइंट को, मतलब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को। इसके बाद जो आपके सामने बाय डिफॉल्ट फाइल नेम आता है वो कौन सा होता है? पावर पॉइंट 1, स्लाइड 1, प्रेजेंटेशन 1 या फिर प्रेजेंटेशन। तो याद कर लो, पावर पॉइंट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन 1। ये होता है पहली फाइल के लिए। अगर आपने दूसरी ओपन कर ली उसी के साथ तो हो जाएगा प्रेजेंटेशन 2, ठीक है। इस तरीके से 3, 4 एंड सो ऑन। फर्स्ट फाइल होगी बाय डिफॉल्ट, उसका नाम होगा प्रेजेंटेशन 1। आप इसको रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। इन MS वर्ड इफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन एग्जिस्ट देन इट इज लोकेटेड ऑन द डैश ऑफ द कॉर्नर ऑफ द विंडो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, MS वर्ड से क्वेश्चन है। मैंने कहा था आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंपॉर्टेंट है, हमें अच्छे से करना पड़ेगा। तो आप जानते होंगे अगर आपने 2007 वाले MS वर्ड को यूज किया है तो उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता था, ठीक है। वो यहाँ पर होता था इस साइड में, ठीक है। कहाँ पे होता था? टॉप लेफ्ट कॉर्नर में, टॉप में बिल्कुल लेफ्ट साइड में होता था वो वाला बटन। इसलिए यहाँ पे इफ लिखा है। अगर आपके वर्ड में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन है तो उसकी लोकेशन कहाँ होगी? मेरे पास जो इस वक्त वर्ड है वो है 2019 वाला, उसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन नहीं है, ठीक है। तो पहले के वर्जन्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन आता था, अब नहीं आता, ठीक है। बट क्वेश्चन जरूर आता है इसका। क्वेश्चन क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन की लोकेशन कहाँ होती है पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर? तो कहाँ होती है? टॉप लेफ्ट, मतलब इस साइड, यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है।
नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। इन सी हैश देयर आर डैश रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, हर एक लैंग्वेज में ऑपरेटर्स होते हैं। यहाँ पे दो टाइप के ऑपरेटर्स आपसे पूछे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी सी लैंग्वेज, तब आपको बताऊंगी क्या होते हैं ऑपरेटर्स। सी हैश में भी सेम वही होते हैं ऑपरेटर्स, बिकॉज सी लैंग्वेज आपकी मदर लैंग्वेज है, तो उसी लैंग्वेज से सभी चीजें ली गई हैं। बस कुछ कुछ चीजें, कुछ फंक्शनैलिटीज ऐड करी गई है सी हैश और सी प्लस प्लस में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑपरेटर्स बताए गए हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स कितने होते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स कितने होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार आपको समझाने के लिए। जब हम सी लैंग्वेज करेंगे तब आपको मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगी, और कल से सी लैंग्वेज की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं आपके ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर है ये। इसके बाद होता है लॉजिकल और ऑपरेटर, लॉजिकल और ऑपरेटर कहते हैं इसे। इसके बाद होता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऐसे होता है। ठीक है, नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है देयर आर डैश रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल मतलब होता है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। इसके अंदर होते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और यहाँ पे नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होते हैं आपके 6 होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे जो इसका आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो 6 होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स और 3 होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट कहते हैं इसे। ठीक है, लॉजिकल नॉट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। आगे बढ़ने से पहले देखो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक हो गई है, 1 मिनट यहाँ ऐसे कर लेते हैं ठीक, ताकि आपको एकदम सही से इसका आंसर मिले। यहाँ पे इक्वल टू में डबल इक्वल टू आते हैं। ठीक है, अगर आप सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो ये बन जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू के लिए हम डबल इक्वल टू लगाते हैं, इसे बोलेंगे इक्वल टू ऑपरेटर और इसे बोलेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, वैल्यू को अगर वेरिएबल में असाइन करवाना है तब यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर का। ये हमारा है इक्वल टू ऑपरेटर, जो एक रिलेशनल या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। Which of the following is a valid keyword in C language? C language में valid keyword कौन सा है इन ऑप्शंस में से? तो हम जब पढ़ेंगे C language तो हम डिस्कस करेंगे कीवर्ड होते क्या है। देखो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कीवर्ड होते हैं रिजर्व्ड वर्ड, मतलब जिनका मीनिंग पहले से ही सी की लाइब्रेरी में लिखा हुआ है, उनका क्या मतलब है ये पहले से ही सी लाइब्रेरी में बताया गया है। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, ये रिजर्व्ड है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोटिंग नहीं होता, फ्लोट होता है। इनमरेशन नहीं होता, इनम होता है। इंटीजर नहीं होता, इंट होता है। लेकिन वॉइड बिल्कुल ठीक लिखा है यहाँ पे, वॉइड एकदम वैलिड कीवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोटिंग ना होके फ्लोट होता है, वैलिड कीवर्ड। इसके बाद इनमरेशन ना होके इनम होता है और इंटीजर ना होके इंट होता है। ठीक है, और वॉइड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34। एनआईसी एक हार्डवेयर घटक है जिसका उपयोग किसी नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किया जाता है। एनआईसी पद का क्या अर्थ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एनआईसी क्या होता है, उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है। पहले आप ये समझ लीजिए, एनआईसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसका इस्तेमाल करते हैं अगर आपको दो कंप्यूटर के बीच में नेटवर्क कनेक्टिविटी पैदा करनी है तो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, तो जैसे होता है साउंड कार्ड, ऐसे ही आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी लगता है आपके मदरबोर्ड में। तो यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी की फुल फॉर्म है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, next is question number 35. With respect to operating system, which of the following is not a valid process state? Okay, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम से स्टेट से भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो मैंने डिस्कस नहीं कराया थ्योरी क्लास में, तो मैं
कल सी प्रोग्रामिंग की क्लास के अंदर ही लास्ट में आपको प्रोसेस स्टेट भी करवाऊंगी, बिकॉज यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो जब आपका कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से गुजरता है। उस स्टेट्स को क्या क्या बोलते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, उन्हें मैं करवाऊंगी कल की क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे रेडी तो होती है, वेटिंग भी होती है, रनिंग भी होती है, लेकिन स्टार्विंग कोई स्टेट नहीं होती है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे एक बार डायग्राम बना कर दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया मिल जाए। देखो, अगर आपका प्रोसेस स्टार्ट हो गया, सबसे पहले वो आता है न्यू स्टेट में। ठीक है, न्यू के बाद वो आता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट, आपको ये बताऊंगी कौन सी स्टेट किस मेमोरी में बनती है। ठीक है, ताकि आपको यहाँ से भी क्वेश्चन आए तो पता चल जाएगा। इसके बाद रेडी होने के बाद वो आता है रनिंग स्टेट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम होता है, इसे बोलते हैं प्रोसेस स्टेट डायग्राम। ठीक है, रनिंग के बाद देखो दो पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर रनिंग होते होते उसके अंदर कोई आ गई एरर, तो वो जाता है कहाँ पर, वेटिंग स्टेट, मतलब वेट स्टेट। इसे वेट स्टेट कहते हैं। जस्ट अ मिनट, वेट स्टेट। ठीक है, वेटिंग स्टेट में आपका प्रोसेस चला जाता है अगर यहाँ पे कोई एरर आ गई तो। और अगर वेट कंप्लीट होने के बाद उसको अगर वापस से एग्जीक्यूट होना है तो वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा आपकी रेडी स्टेट में, वापस से रनिंग में नहीं जाता। ठीक है, मान लो रनिंग हो रहा है, रनिंग होते होते उसे आईओ की जरूरत पड़ गई, मतलब इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट पड़ गई, या फिर कोई एरर आ गई, तो उस केस में उसे वेटिंग स्टेट में डालते हैं। और वेटिंग में जब पूरा हो जाता है वेट उसका, उसके बाद एग्जीक्यूट होने के लिए वो रेडी में आएगा, ना कि रनिंग में वापस से। और अगर सब कुछ ठीक हुआ तो रनिंग से कहाँ जाएंगे, हम टर्मिनेट पे जाएंगे। तो ये होती है कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट। 5 स्टेट है ये आपकी जो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी स्टेट होती है, ठीक है, लेकिन वो आपके सिलेबस से बाहर है, वो आपको नहीं आएंगी। ठीक है, यहाँ पे न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग या वेट बोलो या फिर टर्मिनेट। इसके अलावा होती है सस्पेंड वेट और सस्पेंड रेडी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो बहुत एडवांस लेवल, मास्टर्स लेवल में जब हम पढ़ते हैं तब आता है वो सब। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए यही समझना जरूरी है कि प्रोसेस की स्टेट इनमें से वैलिड कौन सी नहीं है। तो रेडी तो आपने देख लिया होती है, वेटिंग यहाँ लिखा है, इसे वेटिंग कर लो, वेटिंग है तो। ठीक है, यहाँ पे होगा रनिंग, और स्टार्विंग कोई स्टेट नहीं होती है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसके अब बाद क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है, या फिर न्यू होगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की। देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर कंबाइनिंग डिफरेंट काइंड ऑफ मीडिया फॉर्मेट्स एंड डिलीवर देम एज मल्टीमीडिया कंटेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ बताया गया है आपको उस टूल का नाम बताना जिसका इस्तेमाल करके आप अलग अलग मीडिया फॉर्मेट्स को आपस में कंबाइन करते हो और एक मल्टीमीडिया कंटेंट डिलीवर करते हो, तो उसे आप क्या बोलोगे, मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स, डिवाइस ड्राइवर्स, स्कैनर्स या फिर मीडिया प्लेयर्स। तो इसका आंसर है मल्टीमीडिया ऑथरिंग टूल्स। कौन कौन से ये टूल्स होते हैं इनको भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी लेयर्स आर देयर इन टीसीपी आईपी मॉडल। तो ये क्वेश्चन आया है नेटवर्किंग से। नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है तो वहां से क्वेश्चन तो आना ही। ठीक है, अब यहाँ पे ना नेटवर्किंग के अंदर दो स्टैंडर्ड मॉडल्स फॉलो करते हैं, एक होता है टीसीपी आईपी मॉडल और एक होता है ओएसआई मॉडल। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसमें होती है 7 लेयर्स और इसमें होती है आपकी 5 लेयर्स। ठीक है, ओएसआई मॉडल सिर्फ एक थ्योरेटिकल मॉडल है समझने के लिए, लेकिन जो मॉडल हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो होता है टीसीपी आईपी मॉडल। तो टीसीपी आईपी नेटवर्क के अंदर होती है 5 लेयर्स। तो यहाँ पे 5 लेयर कौन कौन सी होती है, इनके नाम यहाँ पे लिख देती हूँ। जब पढ़ाऊंगी थ्योरी में तो डिटेल में पढ़ाऊंगी इसके बारे में। ठीक है, सबसे नीचे होती है और सबसे पहली लेयर होती है फिजिकल लेयर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेटवर्किंग का ये। फिजिकल लेयर के ऊपर होती है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, इसके ऊपर होती है नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर, नेटवर्क लेयर। ठीक है, इसके बाद होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और सबसे ऊपर होती है टॉप मोस्ट लेयर, जिसे हम कहते हैं एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको इनका ऑर्डर भी कई बार पूछ लेते हैं, ये पहली है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये है पांचवी। ठीक है,
और अगर बात करें OSI मॉडल की तो इसमें 7 लेयर होती है। इसमें एप्लीकेशन लेयर में ही सेशन और प्रेजेंटेशन लेयर को कंबाइन कर दिया गया है, जो यहाँ पर सेपरेटेड होती है, ठीक है। तो सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर भी होती है OSI मॉडल में, बाकी लेयर सेम रहती है, ठीक है। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द डैश एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ द HTML पेज। HTML पेज जहां से हम वेब पेज क्रिएट करते हैं, उस पेज का रूट एलिमेंट क्या होता है, कहां से स्टार्ट होता है HTML पेज? हेड से होता है? बिल्कुल नहीं। बॉडी से? नो। HTML से? बिल्कुल ठीक। टाइटल से? नहीं, ठीक है। तो जब आपका HTML स्टार्ट होगा ना पेज, तो आपको HTML टैग के साथ ही स्टार्ट करना पड़ेगा। ये होता है आपका कंटेनर टैग, ठीक है। तो जब डिस्कस करेंगे HTML तब बताऊंगी आपको क्या सिंटेक्स होता है HTML को लिखने का, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द स्लॉट टू कनेक्ट ग्राफिक कार्ड? ग्राफिक कार्ड को कनेक्ट करने के लिए किस स्लॉट का यूज करते हैं? रैम स्लॉट का? नो। AGP स्लॉट का? बिल्कुल ठीक है। USB पोर्ट का? नो। और है PCI स्लॉट, ये भी नहीं होता। तो यहाँ पे AGP स्लॉट का इस्तेमाल करते हैं ग्राफिक कार्ड को सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए। अब यहाँ पे AGP पोर्ट में AGP की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे AGP की फुल फॉर्म लिख देती हूँ, ये होती है एक्सेलरेटेड ग्राफिक्स पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे G का मतलब होता है ग्राफिक्स पोर्ट, बिकॉज ग्राफिक कार्ड को अटैच या फिर कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं AGP पोर्ट का, ठीक है। ग्राफिक्स पोर्ट। आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिए और सभी के सभी शेयर भी कर दीजिए सभी दोस्तों को, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। देखो यहाँ पे क्या है, अगेन क्वेश्चन आ गया HTML से। इन एन HTML पेज द image tag is used to embed an image and its attribute specifies the path of the image to be displayed। मैंने आपको ये क्वेश्चन सबसे पहले ही करवा दिया है आज की क्लास में कि इमेज टैग के अंदर अगर आपको इमेज को एम्बेड करना है तो आप किस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हो? तो हम करते हैं SRC, मतलब सोर्स एट्रीब्यूट का। आपको मैंने आते ही फर्स्ट क्वेश्चन में यही बताया था, ठीक है। एक बार चलेंगे प्रीवियस ऊपर और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था वो। क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक यही था। हाँ जी, देखो यहाँ पे इमेज SRC इज इक्वल टू, यहाँ पे हम देते हैं उस इमेज का पाथ जो हम चाहते हैं HTML पेज पर एम्बेड करना। और यहाँ पे ऑल्ट मतलब होता है ऑल्टरनेट टेक्स्ट के लिए अलग से एट्रीब्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंट है इमेज टैग हमारे लिए, ठीक है। इमेज टैग हो गया और आपका एंकर टैग हो गया, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं। इसके अलावा बहुत से टैग है जैसे कि ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। HTML में कुछ टॉपिक्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको डेफिनेटली कराऊंगी आगे आने वाली थ्योरी क्लास के अंदर। आफ्टर सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे HTML को ही, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट 41 क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, What is the value of the following MS Excel function? तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी MS Excel तब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को भी डिस्कस करूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे है इक्वल टू फ्लोर 14,4। यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे फ्लोर फंक्शन होता क्या है। देखो, जो फ्लोर फंक्शन है ना, ये दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहली आर्ग्यूमेंट जो यहाँ पे 14 लिखी हुई है, इसका मतलब होता है नंबर। ये आपकी पहली आर्ग्यूमेंट है, ये होता है नंबर। कौन सा नंबर बताती हूँ अभी। और सेकंड आर्ग्यूमेंट जो होती है ना, उसे कहते हैं सिग्निफिकेंस। क्या कहते हैं? सिग्निफिकेंस कहते हैं। जस्ट अ मिनट, ये हमारी हो गई सेकंड आर्ग्यूमेंट। अब देखो, ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है? ये नंबर वो नंबर है जिसकी वैल्यू को हमें राउंड करना है, ठीक है। राउंड करना है इसकी वैल्यू को, ठीक है। और यहाँ पे सिग्निफिकेंस का मतलब क्या है? ये वो मल्टीपल है, ये जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा ना, जैसे 4 यहाँ पे है, तो हमें 4 का वो वाला मल्टीपल यहाँ पे लेके आना है आंसर में जो 14 के सबसे पास हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इस नंबर का वो मल्टीपल जो सबसे पास हो, उसको हम एज अ रिजल्ट यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे एक बार साफ साफ लिख देती हूँ फ्लोर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। आपने देखा होगा यहाँ पे कि हमने
अपने फॉर्मूले की शुरुआत करी है इक्वल टू के साथ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हम पहले देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे है 14,4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया, देखो यहाँ पे इसका आंसर आया, क्या आएगा आप बताइए। 4 का सबसे पास वाला मल्टीपल क्या होगा जो 14 के पास हो। 10 होगा क्या, बिल्कुल नहीं, 10 तो 4 का मल्टीपल ही नहीं है, 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, लेकिन 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है। तो 4 3 होता है 12। ठीक है, तो 12 वो मल्टीपल है जो 14 के सबसे करीब है। आपको हमेशा राउंड करना होता है नीचे की ओर, राउंड डाउन करना होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 20 भी होता ऑप्शन में, तो मल्टीपल तो 4 का वो भी है, लेकिन हमें नीचे की तरफ जाना, ना कि ऊपर की तरफ। ठीक है, तो हमें राउंड करना है नीचे की तरफ। ठीक है, अगर यहाँ पे होता 20, तो 20 भी जो है ना वो 4 का मल्टीपल ही होता है, लेकिन आपको 14 के पास 12 मार्क करना पड़ेगा, ना कि 20, बिकॉज हमें राउंड डाउन करना है, नीचे की ओर डाउन करना है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। मैंने क्या बताया आपको, मैंने ये बताया है, एक बार फिर समझ लो। देखो यहाँ पे आपको बता दिया, जो एक्सेल का फ्लोर फंक्शन है वो क्या करता है, वो आपके नंबर को राउंड करता है नीचे की ओर, मतलब राउंड डाउन करता है इस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस नंबर के नियरेस्ट मल्टीपल पे। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है फ्लोर। लेकिन ये बात याद रख लो, इट ऑलवेज, यहाँ लिख देती हूँ, राउंड डाउन मतलब नीचे की ओर आपको राउंड करके देगा। ये बात का खास ध्यान रखना, बिकॉज ऑप्शंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऑप्शन देंगे जो इस नंबर के मल्टीपल होंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे 16 भी होता और यहाँ पे होता 8 भी। ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता, आपको बता देती हूँ। देखो 14 का सबसे पास वाला मल्टीपल कौन सा होगा, हमें नीचे की ओर जाना है। तो देखो नीचे की ओर तो सिर्फ 12 और 8 ही है, लेकिन इस 12 इसके ज्यादा पास है, 8 ज्यादा दूर है इससे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर सब भी 12 ही आएगा, 8 नहीं आएगा। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोर के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेल फंक्शन होते हैं जो हमें करने हैं। जब हम करेंगे थ्योरी क्लास, तब मैं आपको डेफिनेटली पढ़ाऊंगी। ठीक है, अभी के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क में, जो फ्लोर पर ही बेस्ड है, ताकि आपको अच्छे से आइडिया मिल जाए किस तरीके से आपको करना होता है फ्लोर फंक्शन के साथ काम। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, इक्वल टू फ्लोर। ठीक है, यहाँ पे दे देती हूँ 10 और यहाँ पे दे देती हूँ 3। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दे रही हूँ, आपको ये बताना है कि 3 का नियरेस्ट मल्टीपल कौन सा होगा इस नंबर 10 के, जो इसका आंसर होगा। आपको राउंड डाउन करना है। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और ले लो, फ्लोर, यहाँ दे देती हूँ मैं आपको 40 और यहाँ दे देती हूँ मैं आपको 7। ठीक है, ये दो क्वेश्चन है जो आपके होमवर्क में। आई होप आपको यहाँ पे अगर ये समझ में आ गया है, तो ये वाले क्वेश्चन भी आप डेफिनेटली कर लोगे। अगर नहीं आया किसी को समझ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब थ्योरी पढ़ाऊंगे तो आपको ध्यान से पढ़ा दूंगी। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट इज 42 क्वेश्चन। If integer requires 2 byte space, then what will be the size of the following C array? Array तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी लैंग्वेज का। ठीक है, यहाँ बोला गया है कि अगर जो आपका इंटीजर है वो 2 बाइट रिक्वायर करता है आपकी मेमोरी के अंदर, तो इस पर्टिकुलर एरे को स्टोर करने के लिए कितना साइज लगेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे ना 2D एरे है। कौन सा एरे है, 2D, मतलब 2 डायमेंशनल एरे है। यहाँ पे रोज भी है और यहाँ पे कॉलम भी है। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा, मैं आपको दिखाती हूँ मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 2D एरे को। ठीक है, देखो एक बार, यहाँ पे 3 तो हमारी रोज है और 4 कॉलम्स है। तो यहाँ पे 3 बन गई रोज और 4 बन गए हमारे इस टाइप से कॉलम। अब एक बात याद रखना कि रोज और कॉलम की जो नंबरिंग होती है वो स्टार्ट होती है 0 से। 0 1 2 3 रोज और 0 1 2 3 3 कॉलम। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वैल्यूज को डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है 0, मतलब यहाँ पे फर्स्ट वाले में तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो, जो आपका एरे का फर्स्ट वाला एलिमेंट है, एरे 0 और 0, इस पे तो आ गया 0 बिकॉज यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, लेकिन बाकी यहाँ पर एलिमेंट्स के लिए वैल्यूज को इनिशियलाइज नहीं किया, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या आएगा, सब पर 0 आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू को इनिशियलाइज किया और बाकी को नहीं किया, मतलब बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सभी के अंदर 0 आ जाता है। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे हमसे पूछा है कि इस पूरे एरे का साइज क्या होगा। अब देखो यहाँ पे जो एक वैल्यू है ना, यहाँ पे ये है इंटीजर टाइप की, और आपको यहाँ बताया गया है कि जो एक आपका इंटीजर है वो आपका 2 बाइट का है। तो आप देख लो यहाँ पे कितने अलग अलग एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर टोटल 12 एलिमेंट्स है। 12 इंटीजर एलिमेंट्स मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 2 बाइट से, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 24 बाइट्स। ठीक है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बनता है 24 बाइट्स। क्लियर हो गया। देखो आप सिंपल ये भी कर सकते हो, अगर आपको पता लगाना है इस एरे में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो आप नंबर ऑफ रोज को मल्टीप्लाई करो नंबर ऑफ कॉलम से। तो 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी आंसर आएगा 12, मतलब इस एरे में टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे। और क्योंकि हर एक एलिमेंट इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगी 2 से। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर आ जाएगा 24 बाइट्स। तो यहाँ पे इसका आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। देखो ये क्वेश्चन नेटवर्किंग से है। अ डैश इज अ हार्डवेयर डिवाइस विच इज यूज्ड टू रिसीव, एनालाइज एंड फॉरवर्ड द इनकमिंग पैकेट्स टू अनदर नेटवर्क। तो यहाँ पे हार्डवेयर डिवाइस से क्वेश्चन पूछा है, जो आपका एक नेटवर्किंग डिवाइस होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा मॉडेम, राउटर, रिपीटर या फिर यूएसबी। तो आंसर बनेगा राउटर। राउटर जो होता है ना वो काम करता है नेटवर्क लेयर पे। देखो मैंने आपको यहाँ बताई थी लेयर्स, ये जो लेयर्स है यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे नेटवर्क लेयर पे काम करता है राउटर। तो राउटर एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका मेन काम क्या है, जैसे ही पैकेट्स इसे मिलते हैं, ठीक है, जब आप डेटा को ट्रांसफर करते हो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, तो वो कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं होता, वो अलग अलग पैकेट्स के अंदर डिवाइड होके ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो जैसे ही आपके राउटर के पास पैकेट आएगा, वो देखेगा कि इसे किस डायरेक्शन में रूट करना है, ठीक है, कहाँ फॉरवर्ड करना है। तो ये सब जो काम है, रिसीव करना, एनालाइज करना और फॉरवर्ड करना, ये सब काम है राउटर का। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ठीक है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी नेटवर्किंग तब बताऊंगी नेटवर्किंग डिवाइस कौन कौन से होते हैं। मॉडेम भी इंपॉर्टेंट है, राउटर, इसके अलावा रिपीटर, हब, स्विच बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे डिवाइस है। इसके अलावा गेट में भी डिवाइस इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है। मदरबोर्ड, एएलयू, एसरैम या फिर डी रैम। तो सीपीयू का एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सीपीयू के कितने पार्ट होते हैं आपको बताया था मैंने यहाँ पे। तो एएलयू सीपीयू का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की। अब सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है देखो 45 क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स द ट्रूथफुलनेस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट इज इन 1 बिट images each pixel is stored as a single byte. Okay, सेकंड है अ 1 बिट इमेज विद रेजोल्यूशन 640 into 480 नीड्स अ स्टोरेज स्पेस ऑफ 640 प्लस में 480 बिट्स। ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, देखो यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स। अब गलत क्यों है पहले ये समझो। देखो 1 बिट इमेज को पहले आपको यहाँ बता देती हूँ, जब मैं आपको पढ़ाऊंगी मल्टीमीडिया तब बताऊंगी क्या होती है 1 बिट इमेजेस। ठीक है, देखो इमेजेस बहुत टाइप की होती है। 1 बिट इमेजेस को एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज इन्हें बोलते हैं 1 बिट मोनोक्रोम इमेजेस। याद रख लेना, क्या पता आपसे पूछ ले नेक्स्ट एग्जाम में कि 1 बिट इमेजेस को और दूसरे नाम से कौन से नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं 1 बिट मोनोक्रोम इमेजेस। अब इसे मोनोक्रोम क्यों कहते हैं पहले तो ये समझ लो। देखो यहाँ पे सिर्फ इन इमेजेस के अंदर 2 ही कलर्स हो सकते हैं, या तो होता है ब्लैक कलर या होता है व्हाइट कलर। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर्स होते हैं, व्हाइट कलर और ब्लैक कलर। अब व्हाइट कलर को हम बोलते हैं क्या, व्हाइट कलर को बोलते हैं ऑन स्टेट। क्या बोलते हैं, ऑन स्टेट। ठीक है, और ब्लैक कलर को बोलते हैं ऑफ स्टेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑफ स्टेट। अब देखो यहाँ पे आते हैं स्टेटमेंट्स के ऊपर। यहाँ लिखा है 1 बिट इमेज के अंदर ईच पिक्सल एक बाइट स्टोर करता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ पे आंसर आएगा कि 1 बिट इमेज के अंदर हर एक पिक्सल क्या होता है, सिंगल बिट की तरह स्टोर होगा। तो यहाँ पे बाइट ना आके आएगा बिट। ठीक है, हर एक पिक्सल एक बाइट
ना लेकर एक बिट लेता है, ठीक है। अब वो बिट हो सकती है या तो 0 हो सकती है या तो 1 हो सकती है, ठीक है। वो बिट कोई सी भी हो सकती है। तो उस बिट की क्या है, दो स्टेट है, या तो ऑन स्टेट है या तो ऑफ स्टेट है। तो अगर 0 होगी तो वो क्या होगी, ऑफ स्टेट, मतलब वो ब्लैक कलर शो करेगी, ठीक है। और अगर 1 होगी तो वो होगी ऑन स्टेट, मतलब व्हाइट कलर वो शो करेगी। यहाँ मैंने आपको इतना बता दिया, ठीक है। तो मतलब पहला तो गलत हो गया, बिकॉज यहाँ लिखा है एक बाइट ले लेगा, नहीं एक बाइट नहीं, एक बिट लेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई है, अ 1 बिट इमेज विद रेजोल्यूशन 640 इंटू 480। तो ऐसे लिखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ इमेजेस, ठीक है। तो रेजोल्यूशन क्या होता है बताऊंगी थ्योरी क्लास के अंदर, ठीक है। आप देखो यहाँ पे समझ लो फास्टली। अगर रेजोल्यूशन ये है 640 इंटू 480, तो इस इमेज को स्टोर करने के लिए मेमोरी में 640 प्लस 480 बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, मैं यहाँ पे थोड़ी जगह बना रही हूँ समझाने के लिए, ठीक है। ये रॉन्ग है ही। देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हुई तो कैसे हुई। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चंस को रटना नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि भाई आंसर रॉन्ग है तो रीजन क्या है। रीजन ये है कि यहाँ पे प्लस ना आके मल्टीप्लाई ही आएगा, ठीक है। 640 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 480 बिट से, तब इसका स्टोरेज स्पेस कैलकुलेट होगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हमें डिवाइड भी करना होता है 8 बाइट से। उसकी जरूरत इतनी नहीं पड़ती है क्योंकि वो आगे इनको खोलने पे आता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा आपको, जब बिट्स कन्वर्ट करते हैं ना बाइट के अंदर, तब वहां पे डिवाइड करते हैं 8 बाइट से। बट यहाँ पे अगर आपसे पूछा है स्टोरेज स्पेस निकालने के लिए, तो आपको 640 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 480 बिट से, तभी इसका स्टोरेज स्पेस कैलकुलेट होगा, ना कि प्लस करने से, ठीक है। और एक चीज और नोट कर लो यहाँ पे, कि जो 1 बिट इमेज की क्लैरिटी होती है वो बहुत ही लो होती है, ठीक है। इसके अलावा और भी अलग अलग इमेजेस होती है, जैसे कि आपकी 8 बिट ग्रे लेवल इमेजेस होती है, ठीक है। इसके साथ साथ 24 बिट की भी होती है कलर इमेजेस, ठीक है। और इसके अलावा होती है 8 बिट कलर इमेजेस होती है। इसके अलावा और भी अलग अलग इमेजेस होती है। तो अकॉर्डिंग टू द बिट्स अलग अलग इमेजेस बनाई गई है, जो हम आगे बढ़ेंगे अपनी थ्योरी क्लासेस के अंदर। इसमें काफी सारी फुल फॉर्म भी आती है, जैसे कि GIF की फुल फॉर्म हो गया, ठीक है। और JPEG की फुल फॉर्म हो गई। तो यहाँ पे काफी सारी फुल फॉर्म भी आपको याद करने को मिलने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होगी मल्टीमीडिया की, ठीक है। अब देखो यहाँ बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 की। ये क्वेश्चन अगेन आ गया सी लैंग्वेज से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन। तो यहाँ पे एरे डिक्लेरेशन से क्वेश्चन है सी लैंग्वेज के अंदर। तो इंट एरे 2345 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ पे एक बार साफ साफ लिख के बताती हूँ। देखो एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले आता है रिटर्न टाइप, फिर आता है एरे का नाम। तो यहाँ पे हमने एरे का नाम एरे ही रख दिया। फिर आते हैं इसके क्या, साइज देने के लिए यहाँ पे होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। अगर आपने कोई साइज नहीं दिया तो आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर आएंगे। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 एलिमेंट्स अगर लिख दिए हैं, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ये हो गया कि मेरे एरे का साइज क्या है, 4 है। तो मैं यहाँ पे 4 लिखूं या ना लिखूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि मैम यहाँ पे साइज मिसिंग है तो ये डिक्लेरेशन गलत है। नहीं, गलत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सामने बता रही हूँ कि मुझे 4 एलिमेंट्स चाहिए, तो बाय डिफॉल्ट ऑब्वियस सी बात है कि मेमोरी में 4 स्पेस ही लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको आउटपुट निकालना है इस वाली स्टेटमेंट का। तो आउटपुट कैसे निकालेंगे, देखो प्रिंटफ क्या होता है आपको बताऊंगी, प्रिंटफ स्कैनफ सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा सी लैंग्वेज के लिए कल तक का। %d 2 यहाँ लिखा हुआ है और एरे यहाँ लिखा हुआ है। आपको इसका आउटपुट बताना है स्क्रीन पर क्या आएगा। तो स्क्रीन पे आंसर क्या आएगा पहले ये समझ लो। एरे को जब हम डिक्लेयर करते हैं ना, तो बाय डिफॉल्ट मेमोरी में जो इसका इंडेक्स होता है वो स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे 0 इंडेक्स पे 2 स्टोर हुआ है, 1 इंडेक्स पे 3 हुआ है, 2 इंडेक्स पे 4 हुआ है, और 3 इंडेक्स पे 5 को स्टोर किया गया है, ठीक है। अब यहाँ बोला है %d आपका यूज किया गया है इंटीजर के लिए। अगर आपका int टाइप का एरे है तो आपको %d यूज करना पड़ेगा। अगर आपका कैरेक्टर टाइप का एरे है तो आपको %c यूज करना पड़ेगा। डिपेंड करता है कौन सा एरे है, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। अब यहाँ देखो, या तो आपको ये लिखा मिलेगा या फिर आपको ऐसे भी लिख कर दे सकते हैं। जो स्टैंडर्ड वे है वो तो ये वाला है,
बट कंफ्यूज करने के लिए वो ये भी पूछ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एरे, नाम के एरे में सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा है, इसका मतलब तो ये होता है। और इसका मतलब भी यही है, ये स्टैंडर्ड तरीका हम ये याद करते हैं सब बच्चे, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए वो ये दे देते हैं, बिकॉज कई बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर हम इन्हें आगे पीछे करके लिख दे तो भी बात सेम ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ सेकंड इंडेक्स पे एरे में क्या है, और इसका मतलब बिल्कुल ठीक है, तो आप खुद देख लो, आप देख के बताओ यहाँ पे कि सेकंड इंडेक्स में क्या है। आप देख पा रहे हो सेकंड पे तो 4 रखा हुआ है, 4 एलिमेंट जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया था वो सेकंड वाले इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे सेकंड वाले पे 4 ही तो आंसर बनेगा इसका। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। अब मैं आपको होमवर्क दे दूं, अगर मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ कि आपको बताना है कि थर्ड इंडेक्स पे क्या आएगा, और आपको बताना है कि फोर्थ इंडेक्स पे क्या आएगा। अब आप बताएंगे फोर्थ इंडेक्स तो है ही नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि फोर्थ इंडेक्स अगर है नहीं तो क्या आना चाहिए फोर्थ इंडेक्स पे। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जीरो इंडेक्स पे क्या आएगा, तो मैं इसको ऐसे भी तो पूछ सकती हूँ ना, तो ये लिखो या ये सेम बात है। तो आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए, अगर समझ में आया ये वाला तो इसका आंसर करना फोर्थ इंडेक्स पे क्या आएगा, ये आप थोड़ा सोचेंगे तो आंसर शायद कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। देखो, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू परफॉर्म रीडू ऑपरेशन इन एमएस पावर पॉइंट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, रीडू और अंडू, इन दोनों से तो हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, रीडू और अंडू, रीडू मतलब होता है रीडन, अंडू मतलब होता है अनडन। ठीक है, तो अंडू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल प्लस जेड का, अगर आपने कोई गलती कर दिया उसे अनडन करने के लिए अंडू, और अगर आपको कुछ रिपीट करना है वापस से रीडू करना है तो कंट्रोल प्लस वाई, और अगर कुछ कट करना है तो कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, तो ये तो बहुत ही बेसिक शॉर्टकट होते हैं जो हर एक आप एप्लीकेशन में यूज करते ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 है, इसके बाद 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। देखो, व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलोइंग एरे डिक्लेरेशन। तो एरे के तो पीछे पड़ गया, ये एरे से तो बहुत क्वेश्चन आया यहाँ पे। ठीक है, मतलब एरे तो आपको ढंग से पढ़ाऊंगी मैं। ठीक है, आप देखो यहाँ पे क्या है, इफ करेक्टर रिक्वायर्स 1 बाइट मेमोरी स्पेस। ओके, देखो यहाँ पे जो है वो केयर टाइप का एरे, अगर बात करें ऊपर तो यहाँ पे था आपका इन टाइप का एरे, तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के एरे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम अपने एरे में करेक्टर स्टोर करवाएंगे, और यहाँ लिखा है कि हर एक करेक्टर जो है वो 1 बाइट ही मेमोरी में स्पेस लेता है। तो यहाँ पे एक बार मैं साफ से लिख के बता देती हूँ, कैर नेम, यहाँ पे एरे का नाम क्या है, नाम, नेम, नेम है इसका एरे। ठीक है, मतलब ये आपका एरे का नाम है, एरे नेम नेम ही है। इसके बाद ये हो गया इसका स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर आपको लिखना पड़ेगा ए बी सी डी, जो भी आपको डालना है इस करेक्टर एरे में उसके लिए आपको इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, डबल कोट्स का। यहाँ पे हम इस तरीके से नहीं करते हैं बिकॉज ये करेक्टर एरे है। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं एक बार करेक्टर्स कितने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे है 5 करेक्टर, और अगर एक करेक्टर 1 बाइट को ले रहा है तो 5 करेक्टर लेंगे 5 बाइट्स को। ठीक है, अब मैंने इसका आंसर निकाला है 5 बाइट, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया हुआ है 6 बाइट, तो मुझे इस वाले क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रही है। तो डेफिनेटली मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूंगी। कब करूंगी बताती हूँ, कल जो क्लास होगी हमारी सी प्रोग्रामिंग की, तो उसी में आपको मैं बताऊंगी कि इसका आंसर 6 बाइट ना होके 5 बाइट आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जो डाउट है इस क्वेश्चन में, इसको डाउट में डाल देती हूँ, कल सी प्रोग्रामिंग के एंड में आपको लाइव प्रोग्राम चला के दिखाऊंगी जिसके अंदर इसका आंसर आपको बताऊंगी क्या आता है। ठीक है, तो इसके लिए कल आप क्लास में जरूर से आना। ठीक है, यहाँ पे मुझे इसका आंसर गलत लग रहा है, मुझे इसका आंसर डी लग रहा है, बट एग्जैक्टली क्या दिक्कत है, कैसे निकालते हैं, आपको बताऊंगी कल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49 की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, जिसे मैं स्टार मार्क कराती हूँ वो इंपॉर्टेंट है, दोबारा रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है उस क्वेश्चन के। ठीक है, फुल फॉर्म पूछिए एसक्यूएल की, बहुत आसान फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब ये होती क्या है पहले समझ लो, डेटाबेस होता है एक, डेटाबेस क्या होता है पढ़ाएंगे आपको थ्योरी क्लास के अंदर। डेटाबेस समझ लो कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ मैनेज्ड ऑर्डर, उसे बोलेंगे डेटाबेस। डेटाबेस में से अगर आपको डेटा रिट्रीव करना है तो उसे रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं क्वेरी लैंग्वेज का, जिसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये एक टाइप की लैंग्वेज है जिसके अंदर अलग अलग कमांड्स होती है, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटाबेस में से डेटा को रिट्रीव या फिर मॉडिफाई या अपडेट कर सकते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 की। व्हाट डज द टर्म यूएसबी स्टैंड फॉर? आपको बताया था कि यूएसबी से बहुत बार फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो देखो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म बनती है यूनिवर्सल सीरियल बस। जो आपकी पेन ड्राइव होती है ना, वो होती है यूएसबी ड्राइव, ठीक है। तो यूएसबी का मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। इसकी फुल फॉर्म आप याद कर लो, इंपॉर्टेंट है, अगेन स्टार मार्क है। एक चीज और, मैंने आपको एक बार बताया था वीडियो के अंदर कि असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर जर्नल हिंदी और इंग्लिश 15-15 मार्क्स की आएगी, तो उसको आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। असिस्टेंट अकाउंटेंट के अंदर ये जो एग्जाम हुआ है 13 सितंबर 2021 को, इसके अंदर अर्थमेटिक ये क्वेश्चन भी आए हैं 25, ठीक है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अर्थमेटिक के क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन अर्थमेटिक के है। हिंदी और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन ही है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रीवियस 2019 के पेपर के अंदर 15 क्वेश्चन थे, तो इसीलिए आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा कि यहाँ पर अर्थमेटिक के आएंगे 25 क्वेश्चन। देख सकते हैं यहाँ पे आप। तो इस तरीके से यहाँ पे जर्नल हिंदी और इंग्लिश में भी 25 मतलब टोटल 50 मार्क्स हो गए यहाँ पे जर्नल हिंदी और इंग्लिश के मिला के। तो आपको जर्नल हिंदी और इंग्लिश अच्छे से करनी है, बिकॉज यहाँ पे 50 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी के लिए भी लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैंने बता दिया है। तो आज की क्लास यहीं पे होती है खत्म। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, एंड सभी के सभी सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी को, ठीक है। और कोई भी डाउट है आपके मन में किसी क्वेश्चन को लेके, तो कमेंट बॉक्स इज ऑलवेज अवेलेबल, आप वहां पे बता सकते हैं। मैं उसे नेक्स्ट क्लास में रिजॉल्व डेफिनेटली करवा दूंगी। एक क्वेश्चन डाउट में रखा है मैंने, क्वेश्चन नंबर 48, जो आपको कल बताऊंगी सी प्रोग्रामिंग की फर्स्ट क्लास के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं कल सी प्रोग्रामिंग के साथ। और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।